जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जनजी ज्ञान पर। दोस्तों, आप सभी के लिए हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर थ्योरी से संबंधित 15 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लिए हैं, जो लगातार 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में या आपके इंटरव्यू में या आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उससे आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट एट हाफ लोड, द कॉपर लॉस विल बी। एक ट्रांसफार्मर की पूर्ण भार ताम्र हानि 1600 वाट है, अर्ध भार पर ताम्र हानि क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए 1600 वाट, ऑप्शन बी 6400 वाट, ऑप्शन सी 400 वाट, ऑप्शन डी 800 वाट। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन जो हमको देखने को मिला था, सेल में पूछा गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पूछा गया था और एएलपी में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से पहले समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पे चलती है, तो उस समय जो कॉपर लॉस होती है दोस्तों, 1600 वाट होता है। जब लोड को हम लोग आधा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए लोड लिखा हुआ है, जब आधा पे चलेगा तो कॉपर लॉस कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कॉपर लॉस होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है। उस बाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है, उस लॉस को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। और कॉपर लॉस का फॉर्मूला इस कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, वही होता है जो हीट लॉस हम लोग पढ़ते हैं कि H बराबर आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है, वही लॉस यहाँ पे होता है। बस यहाँ पे नाम, चूंकि बाइंडिंग कॉपर की बनी हुई होती है, इसलिए हम लोग इसे कॉपर लॉस कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम लोग क्या लिखते हैं, कॉपर लॉस को दिखाने के लिए हम लोग PCU दिखाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, जब ये फुल लोड पर लॉस हो रहा हो। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि लोड जो है हाफ लोड है, मतलब जो जितना पहले लोड था उसको हम लोग क्या कर दिए, आधा कर दिए। तो इस समय जो दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए जब कोई लोड लगा हुआ था, सपोज समझ लीजिए समझने के लिए कि उस समय 100 वाट का कोई लोड लगा हुआ था। लेकिन जब इस लोड को हम घटा के कितना कर दिए, 50 वाट कर दिए, तो ओबियसली दोस्तों वोल्टेज तो वही मिलेगा उसको। तो कम क्या हो गया होगा, लोड कम हो जाने से करंट कम हो गया होगा। तो करंट कम होने से ओबियसली दोस्तों अब क्या होगा, लॉसेस भी कम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग जो कॉपर लॉस कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। इसके लिए हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ब्रश चेंज कर लेते हैं। ये जो कॉपर लॉस होता है, इस समय हम लोग जो लिखते हैं, ये PCU जो होता है दोस्तों, अब क्या हो जाता है, XI का होल स्क्वायर इंटू आर। अब एक्स ये फ्रैक्शनल ऑफ करंट है दोस्तों। तब इसमें देखिए दोस्तों, करंट कितना हो गया है, हाफ लोड हो गया, मतलब करंट आधा हो गया। तो करंट का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, अब लिखेंगे I/2 का होल स्क्वायर इंटू आर। तो दोस्तों बन क्या जाएगा, ये आई स्क्वायर आर बाय 2 का स्क्वायर 4। तो इसलिए अब हो जाएगा, देखिए दोस्तों, आई स्क्वायर आर फुल लोड पे कितना दिया था, ये 1600 वाट दिया हुआ था। तो अब ये नीचे में डिवाइड होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कट के कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। तो ये आंसर जो आपका दोस्तों हो जाएगा 4 चौक 16। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी क्वेश्चन में दोस्तों, यदि मान लीजिए ये जो कॉपर लॉस है फुल लोड पे 1200 वाट दे दिया रहता, तो उस समय कितना हो जाता, तो 3 से जोड़ते 300 वाट हो जाता। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये कॉपर लॉस लोड के साथ चेंज होते रहता है। लेकिन यही क्वेश्चन में कॉपर लॉस ना देके दोस्तों आपको 1600 वाट आयरन लॉस दे देता है। तो आयरन लॉस जो होता है दोस्तों, वो लोड पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे मशीन फुल लोड पर चले या नो लोड पर चले, उस समय जो भी उसका कॉपर लॉस रहेगा उतना ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि कॉपर लॉस पूछ रहा है या आयरन लॉस। आयरन लॉस नो लोड से लेकर फुल लोड तक कांस्टेंट रहती है, इसलिए कांस्टेंट लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस जो होती है दोस्तों, लोड पे डिपेंड करती है, तो उस अनुसार से वो चेंज रहती है। यदि लोड कम होता है तो दोस्तों कॉपर लॉस भी चेंज होगा, यदि लोड बढ़ता है दोस्तों तो कॉपर लॉस भी बढ़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, पावर ट्रांसफार्मर other than distribution transformer are generally designed to have maximum efficiency around। वितरण ट्रांसफार्मर के अलावा अन्य पावर ट्रांसफार्मर आमतौर पर लगभग डैश के आसपास अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में लिखा है 10% ऑफ ओवरलोड, नियर फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड। ये क्वेश्चन दोस्तों एनएमडीसी में देखा गया था, पीजीसीएल में भी देखा गया था और आरआरबी जेई में भी देखने को मिला था। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, मोटा मोटी कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसको कितना पे चलाने पे वो मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे हाई वोल्टेज से डील की जाती है, जैसे आपका जनरेटिंग पावर स्टेशन हो गया, या जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन हो गया, या पीएसएस हो गया पावर सब स्टेशन हो गया, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगी होती है दोस्तों, उसे हम लोग पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और आपके घर के आसपास या आपके गाँव में या आपके शहरों में जो ट्रांसफार्मर लगी रहती है, जिससे सप्लाई आपके घर तक पहुंचती है, उस ट्रांसफार्मर को दोस्तों हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों आपके घर में हमेशा लोड का क्या रहता है, घटता बढ़ता रहता है, लोड एक जैसा नहीं रहता है। तो जिस वजह से ट्रांसफार्मर पे हमेशा लोड एक जैसा नहीं होने की वजह से ट्रांसफार्मर इधर उधर पे काम करते रहता है, कभी फुल लोड पे होता है, कभी हाफ लोड पे होता है, या कभी ओवरलोड भी हो जाता है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पावर ट्रांसफार्मर एक निश्चित लोड लगी हुई रहती है, जो कि 24 आवर्स लगी हुई रहती है। चूँकि ट्रांसफार्मर हमेशा दोस्तों वो फुल लोड पे ही चलती रहती है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो चूँकि हमेशा फुल लोड पे ही चल रही है, तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका ट्रांसफार्मर को यूटिलाइज कर लिया जा सके। इसलिए पावर ट्रांसफार्मर को जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए दोस्तों, नियर टू फुल लोड करते हैं। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ लेता कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कितना परसेंट पर डिजाइन किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपके घर के जो पास में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो लोड हमेशा उस पर घटता बढ़ता रहता है। इसलिए उसको जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो डिजाइन किया जाता है, फुल लोड का 50 से 60% के बीच में आपको उसको मैक्सिमम डिजाइन किया जाता है कि इतना पे चलेगा ट्रांसफार्मर अपने लोड कैपेसिटी से, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक्स्ट्रा नॉलेज और भी दे देता हूं दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसको कॉपर लॉस को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसको आयरन लॉस को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is the main advantage of an auto transformer over a two winding transformer। निम्नलिखित में कौन सा दो कुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर लिया था, तो लगता है दो अलग अलग पीडीएफ में आ जाने की वजह से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो चलिए दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दिया है इसका दोस्तों ए का, एडी लॉसेज आर टोटली एलिमिनेटेड, कॉपर लॉसेज आर नेग्लिजिबल, ऑप्शन सी सेविंग इन बाइंडिंग मटेरियल, ऑप्शन डी हिस्टेरेसिस लॉस आर रिड्यूस। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में देखा गया था, बहुत मतलब मैं जब इस पे क्वेश्चन पर रिसर्च कर रहा था बहुत सारी चीज़ों में देखा गया, तो फिर भी मैं 2-3 जगह से लिख के लेके आया था। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल बता देते दोस्तों, ये एसएससी जेई में भी पूछा गया था, आरआरबी जेई में भी देखा गया था, पीजीसीएल में भी देखा गया। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि दोस्तों पूछ क्या रहा है। देखिए टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसके कंपेयर में ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए एडी लॉसेज आर टोटली एलिमिनेटेड, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कॉपर लॉसेज आर नेग्लिजिबल, सभी उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। हिस्टेरेसिस लॉस आर रिड्यूस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, नो लोड से फुल लोड तक एक। लेकिन सेविंग ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, हाँ दोस्तों, चूंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग प्राइमरी का भी काम करता है और सेकेंडरी का भी काम करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सेविंग इन बाइंडिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉर ए 20 kVA ट्रांसफार्मर विथ ए टर्न रेशियो ऑफ 0.4 वाट, अमाउंट ऑफ टोटल पावर इज ट्रांसफर इंडक्टिवली। 0.4 टन अनुपात वाले 20 kVA ट्रांसफार्मर के लिए कुल कितनी शक्ति प्रेरक रूप से हस्तांतरित की जाती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लिखा हुआ होना चाहिए, ये ऑटो ट्रांसफार्मर लिखा हुआ था, मिस्टेक से लगता है पीडीएफ बनाने पर ये ऑटो लिखना भूल गए होंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर की बात पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम दो इसका एग्जाम्पल इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या ऑप्शन में दिया है दोस्तों, 10 kVA, 8 kVA, 50 kVA, 12 kVA।
ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी जेई CITS BSPSCL जो 2018 में हुआ था उसमें भी पूछा था। तो देखिए दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि पावर दोनों इंडक्टिवली भी ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रिकली भी ट्रांसफ़र होता है। आप सोचते होंगे जैसे ये चीज़ तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में नहीं होता, तो समझते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, ये जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है इसका प्राइमरी अलग होता है, यहाँ पे हम लोग कोर लगाते हैं, और यहाँ पे इसका सेकेंडरी होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक लोड लगा देते हैं, और इधर हम क्या करते हैं, एक सोर्स लगा देते हैं। ये तो दोनों आपस में एक दूसरे से कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता, तो जो भी पावर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इंडक्टिवली होता है। सारा पावर इंडक्टिवली होता है, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसा चीज़ ऑटो ट्रांसफार्मर में देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है दोस्तों, हम समझते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है एक ही बाइंडिंग होती है, एक ही बाइंडिंग होती है। वो प्राइमरी का भी काम करती है, और वो क्या काम करती है, सेकेंडरी का भी काम करती है। इधर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक लोड लगा देते हैं, और इसी बाइंडिंग पे एक साइड हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सोर्स को लगा देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, इस बाइंडिंग को अभी इसको नाम दे देते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे ए और सी जो है प्राइमरी का काम करता है, और जबकि बी और सी है जो दोस्तों, ये सेकेंडरी का काम कर रहा है। सेकेंडरी क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों लोड लगा हुआ है, और इधर देखिए दोस्तों क्या लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है। तो अभी जो पावर जो ट्रांसफर होगी, देखिए देखिए ये तार तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इससे जो पावर भी ट्रांसफर होगी उसे हम लोग कहेंगे कि पावर इसमें इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ जो पावर इस बाइंडिंग से जो दोस्तों आएगी उसे हम लोग कहेंगे कि इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर हो रही है। तो दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो समझते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टर्न रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। जो के जो दिया जाता है दोस्तों, वो नंबर ऑफ टर्न्स इन LV बाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स इन HV बाइंडिंग, इसलिए इसका जो हमेशा वैल्यू आता है दोस्तों एक से कम आता है। और यहाँ पे जो के का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, के बराबर 0.4 दिया। आई थिंक दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, जो पावर इलेक्ट्रिकली जो ट्रांसफ़र होता है, वो पावर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकली वो होता है के इंटू पावर ट्रांसफार्मर रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में दिया है दोस्तों, KVA में, तो ये हो जाएगा। और यही पावर हमसे पूछा जाए पावर इंडक्टिवली कितना ट्रांसफ़र होता है, तो उस समय जो फॉर्मूला होता है 1 - के इंटू KVA रेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमसे क्या पूछा है, पावर इंडक्टिवली कितना ट्रांसफर होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम जब इसको वैल्यू देखें, 1 है, 1 में से के रखेंगे, तो इसका जो के का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 0.4 दिया है। तो 0.4 में एक में से 0.4 जाएगा, तो दोस्तों कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा दोस्तों 0.6। तो अभी जो आपका पावर लॉसेस हो जाएगा, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पावर इंडक्टिवली कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू ट्रांसफार्मर रेटिंग कितना दिया है दोस्तों, 20 KVA। तो अभी देखिए दोस्तों, पॉइंट हो रहा है 10 हो गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, 6 दूना 12, तो आपका 12 KVA जो होगा दोस्तों, वो पावर जो ट्रांसफ़र होगा 12 KVA इंडक्टिवली ट्रांसफ़र होगा। और इलेक्ट्रिकली दोस्तों यदि पूछा जाता तो कितना हो जाता, आप इसमें से आप क्या करते, इसका जो वैल्यू कितना दिया है, पी इलेक्ट्रिकली जो पूछेगा, तो के का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 0.4 इंटू 20 KVA। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो जाता 4 दूना 8 KVA। तो अभी देखिए दोस्तों, वो 12 KVA वो, और 8 KVA, तो टोटल कितना हो गया, 20 KVA हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन में चूंकि हमसे पूछा गया है कि इंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन यदि इलेक्ट्रिकली पूछता तो कितना क्वेश्चन नंबर हो जाता दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर के लिए नियमित परीक्षण नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है दोस्तों, पोलैरिटी टेस्ट, रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट जनरली ट्रांसफार्मर में हम लोग रूटीनली नहीं करते हैं, तो ऑप्शन से हम समझते हैं दोस्तों क्या होता है। पोलैरिटी टेस्ट हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर का, वो मतलब जब दो ट्रांसफार्मर आपस में सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, तो उस समय तो पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। दूसरा देखिए, कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट। हाँ दोस्तों, जब हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, तो कोर इंसुलेशन टेस्ट उसका करते हैं कि कितना उसमें इंसुलेशन है। इम्पीडेंस करते हैं दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग इम्पीडेंस टेस्ट भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट क्या होता है दोस्तों, जो मतलब कोई मशीन कितना रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है, तो उस चीज़ को जांचने के लिए हम लोग रेडियो इंटरफेस टेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा चीज़ तो हमको कोई मतलब नहीं बनता है, ट्रांसफर हमारा कितना रेडियो जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसे टेस्ट हम लोग नहीं करते। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये टेस्ट हम लोग इस पर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग इज, एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक के
बीच प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों 0 ओम्स, 1000 ओम्स, इन्फिनिटी, 1 मेगा ओम। 0 ओम होता है या 1000 ओम होता है या अनंत होता है या 1 मेगा ओम 10 लाख ओम होता है। तो दोस्तों हम समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के जो दो वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका प्राइमरी साइड, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोर्स लगाते हैं, उसे प्राइमरी साइड कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, जिधर हम लोड लगाते हैं दोस्तों, ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका ये लोड हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, और बीच में क्या होता है कोर, और इधर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सोर्स लगा देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, ये वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में और इस वाइंडिंग कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन दिख रहा है? इलेक्ट्रिकली कनेक्शन तो नहीं है। जब इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है ही नहीं दोस्तों, तो कोई ओम्स होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कोई जब तक कोई चीज़ आपस में जुड़ा नहीं होता तभी तो कुछ वैल्यू शो करेगा। क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए ही नहीं है, इसलिए दोस्तों इन दोनों बीच इस दोनों बाइंडिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डैश ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर इक्वल। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग क्या बराबर होते हैं? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी फ्लक्स, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी इफिशियंसी। दोस्तों ये क्वेश्चंस एएलपी और इसरो में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए दोनों क्या समान होता है। तो वोल्टेज देखिए दोस्तों, ये नहीं होगा, क्यों, एक ज़्यादा होता है एक कम होता है। दूसरा फ्लक्स, अभी इसको देखते हैं दोस्तों। अभी करंट, पहले करंट को देख लेते हैं। एक करंट देखिए दोस्तों, एक में कम होगा तो एक में ज़्यादा होगा। तो इफिशियंसी ये ओवरऑल होती है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ये वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन होता है तो नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होती है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होती है। जितना फ्लक्स प्राइमरी का होगा उतना ही फ्लक्स किसका होगा दोस्तों, सेकेंडरी का होगा। चाहे आपका फ्लक्स हो या फिर आपका क्या हो इसमें या फ्रीक्वेंसी हो, ये दोनों एक ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे यदि फ्रीक्वेंसी भी रहता तो वो भी समझ सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो वो भी आंसर यही होता, फ्रीक्वेंसी हो या फ्लक्स हो, दोनों बाइंडिंग के लिए क्या होता है, सेम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफार्मर इज डिसिपिएटेड मेनली बाय। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा मुख्य रूप से किसके द्वारा नष्ट होती है? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शंस, ऑप्शन सी रेडिएशंस, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में कोर लॉस या आयरन लॉस, या उसी को आयरन लॉस बोलते हैं, या आपका कॉपर लॉस, या किसी भी लॉसेज की वजह जो हीट जनरेट होती है, लॉसेज बोले तो हीट ही होती है, तो वो जो हीट कैसे ट्रांसफार्मर से बाहर निकलती है? तो दोस्तों कंडक्शन देखिए, कंडक्शन में क्या होता है, जब एक चीज़ दूसरे से जुड़ा हुआ हो और उससे जब हीट बाहर जाती हो तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो चूंकि ट्रांसफार्मर में कोई आपस चीज़ बहुत सारा चीज़ आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। कन्वेक्शंस, कन्वेक्शन संवहन, संवहन में क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ गर्म होती है, गर्म चीज़ ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद फिर ठंडी चीज़ उसको नीचे रह जाती है। तो इसे चीज़ देखते हैं, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ऑयल। ऑयल जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, रेडिएटर ट्यूब में जाती है, कंजर्वेटर टैंक में जाती है, तो इस तरह से वो अपने नीचे के अंदर के हीट को लेके जाता है, ऊपर उठता है और वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। इसलिए संवहन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडिएशन, विकिरण। बहुत ज़्यादा हीट पे जो एनर्जी रेडिएट होती है दोस्तों, उसको रेडिएशन कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, ये नहीं होगा। ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कन्वेक्शन, संवहन हो जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आती है, हीट जो होती है दोस्तों एटमॉस्फेयर में ट्रांसफार्मर से रिलीज होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेटिंग ऑयल मस्ट बी ऑफ। ट्रांसफार्मर का शीतलन और इंसुलेटिंग तेल होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों लो विस्कोसिटी, ऑप्शन बी हाई विस्कोसिटी, ऑप्शन सी लो बीडीबी, ऑप्शन डी लो रेजिस्टिविटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों विस्कोसिटी यानी श्यानता जो कह रहा है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर में हम लोग कूलिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं, जिसका पर्पस होता है कूलिंग भी प्रोवाइड कराता है, इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब ये विस्कोसिटी पे मेन फोकस किया गया था कि बीडीबी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट।
लो रेजिस्टिविटी, ये तो दोनों ऑप्शन से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक होता है लो विस्कोसिटी और एक होता है हाई विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी मतलब बहुत पतला, हाई विस्कोसिटी मतलब बहुत मोटा। तो जैसे मतलब समझते हैं, एक पानी ले लेते हैं दोस्तों और एक शहद ले लेते हैं, शहद मतलब हनी। तो दोनों में से पतला कौन होता है? पानी इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो सकता है, और उधर शहद को करें तो एक जगह दूसरी जगह नहीं होगा। तो मतलब पानी का विस्कोसिटी क्या हुआ दोस्तों, कम हुआ, क्योंकि वो पतला है। और शहद का विस्कोसिटी क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, क्योंकि एक जगह दूसरी जगह आसानी से वो फ्लो नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसका जो विस्कोसिटी होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जो टैंक के अंदर जो हीट लिया वो इजीली से वो ऊपर उठ सके, रेडिएटर में जाए, कंजर्वेटर टैंक में जाए, और उधर से एयर के संपर्क में आके वो इजीली ठंडा हो सके, और फिर पुनः वापस मेन टैंक में आके, ये एक साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है। यदि ये तेल जो रहेगा दोस्तों गाढ़ा रहेगा तो ये ऊपर आसानी से उठ नहीं पाएगा। इसलिए तो ये दोस्तों हाई विस्कोसिटी तो नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो विस्कोसिटी होना चाहिए वो बहुत कम हो सके, ताकि वो इजीली से गर्म होकर ऊपर उठे, रेडिएटर उधर से होके एटमॉस्फेरिक एयर से कॉन्टैक्ट में आके ठंडा होकर पुनः मेन टैंक में आ जाए। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल हैव मैक्सिमम इफिशियंसी, निम्नलिखित में से किस मशीन की दक्षता अधिकतम होती है? ऑप्शन ए पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी पावर जनरेटर, ऑप्शन सी डीसी मोटर, ऑप्शन डी इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये एक क्वेश्चन सेल 2022 राउरकेला में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आप लोग समझ भी गए होंगे, बहुत बार मैं इस क्वेश्चन को जिक्र कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ये तीनों जो क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तीनों में देखिए इंडक्शन मोटर में भी रोटेटिंग पार्ट्स होता है, और एक रुका हुआ पार्ट स्टेशनरी पार्ट होता है। मोटर में भी एक रोटेटिंग पार्ट होता है और स्टेशनरी पार्ट होता है। पावर जनरेटर में भी एक रोटेटरी पार्ट होता है और एक स्टेशनरी पार्ट होता है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर में देखिए दोस्तों कोई भी ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक विद्युतीय यंत्र होता है, जिसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता। आप भी सोचिए दोस्तों, जब कोई घूमने वाला पार्ट ही नहीं है तो इन तीनों के कंपेरिजन में सबसे कम लॉसेस किस में देखने को मिलेगा? क्योंकि कोई घूमने वाला पार्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सबसे कम ट्रांसफार्मर में क्या होगा, लॉसेस होगा। और इसमें घूमने से क्या होता है, कुछ पार्ट घूमने से उसमें बेरिंग टेयरिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, विंडेज लॉसेज होता है। ये सब ज़्यादा लॉस होने की वजह से इफिशियंसी क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए पावर ट्रांसफार्मर। इसका इफिशियंसी जो दोस्तों जाता है वो 98% टू 99% तक होता है। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि आइडियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कितना होता है, यदि पावर ट्रांसफार्मर का आइडियल पूछे तो वो 100% होता है। 100% इसलिए क्योंकि दोस्तों आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टर्सरी बाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर इज मोस्टली, ट्रांसफार्मर में तृतीयक बाइंडिंग अधिकतर होता है। ऑप्शन ए स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी जिग जैग स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी जिग जैग डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। तो समझिए दोस्तों ये पूछता है क्या। जनरली हम लोग जानते हैं कि दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग या एक बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में और टू बाइंडिंग नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होती है। तो पूछता है ऐसा कौन सा बाइंडिंग है दोस्तों जिसमें कि तीन बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, कौन सा कनेक्शन है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, क्लोज डेल्टा होता है। और एक टर्सरी बाइंडिंग जो होता है, जब ट्रांसफार्मर दोस्तों स्टार कनेक्टेड होता है तो उस समय जो इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है वो दोस्तों अनस्टेबल होता है। तो जिससे क्या होती है, हार्मोनिक जनरेट होती है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होते रहता है। तो इस चीज़ मतलब ये हार्मोनिक्स और न्यूट्रल को कंट्रोल करने के लिए जो स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, उसमें हम न्यूट्रल को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक टर्सरी बाइंडिंग लगा देते हैं, जो दो स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच में एक डेल्टा कनेक्टेड बाइंडिंग होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरा बाइंडिंग यूज करते हैं जो कि एक बंद डेल्टा बाइंडिंग होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। टैप चेंजर इज जनरली प्रोवाइडेड इन, नल परिवर्तक आमतौर पर प्रदान किया जाता है किस ट्रांसफार्मर में? तो ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी अर्थिंग ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये सबसे पहले समझते हैं कि टैप चेंजर क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब पहले अभी तो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर आ गया, या वो इसको बूस्टर कहते थे हम लोग। उसमें क्या करते थे, जब टीवी चलाते थे दोस्तों वोल्टेज कम हो जाता तो क्या करते थे, बूस्टर को बढ़ा देते थे, तो फिर वोल्टेज बराबर आ जाते थे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, टैप चेंजिंग करना कहते हैं। जब वोल्टेज कम हो जाती है तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, या जब वोल्टेज बात ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, उसके हाई साइड, जो ट्रांसफार्मर का एच वी साइड होता है दोस्तों, ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर का एच वी साइड है, इसके मिडिल में हम लोग क्या करते हैं, एक टैप चेंजर लगा देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि दोस्तों कौन सा ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसके ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं और फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, इसमें पूछा है करेंट ट्रांसफार्मर। करेंट ट्रांसफार्मर
हम लोग हाई करंट को मेजरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हमको देने का टेप चेंजर कोई ज़रूरत नहीं होता है। उसमें कह रहा है दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं, तो इसमें भी यूज नहीं होगा। अर्थिंग ट्रांसफार्मर, तो ये चीज़ समझते हैं दोस्तों, ये अर्थिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये तो क्वेश्चन दोस्तों हमसे बार्क में पूछा गया था और उस समय हम लोगों ने इसको गलती कर दिया था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि अर्थिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। कि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर जो होती है, जो डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड होती है और वहाँ पर यदि न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो हम लोग न्यूट्रल कैसे देंगे। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि डेल्टा में हमें न्यूट्रल बाहर नहीं आती है, तो उस समय यदि हमें क्या हो गया, डेल्टा की ज़रूरत हो गई, आती न्यूट्रल की ज़रूरत हो गई, तो हम कैसे न्यूट्रल से लगे। स्टार में तो हम लोग एक तीनों को शॉर्ट करके वहाँ से एक न्यूट्रल को हम लोग निकाल लेते हैं। अर्थिंग ट्रांसफर आती डेल्टा कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, तो उस समय हम वहाँ पे आर्टिफिशियल अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों हम लोग एक अर्थिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जो कि हमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल प्रोवाइड करता है। किस कैसे कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर में दोस्तों, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में यदि न्यूट्रल की ज़रूरत हो तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक अर्थिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। चूँकि इसमें टेप चेंजर का बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पावर ट्रांसफार्मर में कभी लोड कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उस अनुसार से वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम लोग उसके एचवी साइड के मिडिल पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टेप चेंजर को लगा देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे आगे कभी देखने को मिलता है तो उसमें आप लोग ये क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। Normally, for the design of transformer, the ambient temperature is taken as। सामान्यतः ट्रांसफार्मर के डिजाइन के लिए परिवेश का तापमान लिया जाता है। ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर यानी परिवेशी का ताप क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जहाँ पे उस समय उस जगह का जो तापमान होगा उस टेम्परेचर को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। तो ओबियसली दोस्तों जो क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये देखिए घटता बढ़ता रहता है। ये मतलब वो आपके इन्वायरमेंट के अनुसार, ये मौसम की वजह से ठंड में ओबियसली कम हो जाएगा और ये गर्मी में और इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड जो माना गया है कि दोस्तों कि ये जो हमेशा जो ऑन एवरेज रहता है वो टेम्परेचर के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफार्मर का एम्बिएंट टेम्परेचर कहलाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये एम्बिएंट टेम्परेचर एक ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, 45 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है दोस्तों। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द नो लोड करेंट इन ए ट्रांसफार्मर लैक्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय। ट्रांसफार्मर में बिना लोड वाली धारा लागू वोल्टेज से कितना पीछे चलती है। ऑप्शन ए अबाउट 75 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी अबाउट 115 डिग्री। ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो, डीआरडीओ, पार्क, एनआरबी 2022 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं इतनी सारी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर पहले बता देता हूँ दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको फेजर डायग्राम का आइडिया होना बहुत जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं कि देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नो लोड पे जब ट्रांसफार्मर नो लोड मतलब क्या हो, उसका प्राइमरी लोड से जुड़ा हुआ हो और सोर्स से जुड़ा हुआ हो, और जबकि सेकेंडरी क्या हो दोस्तों, ओपन हो, तो उस समय जो हम लोग ट्रांसफार्मर को कहते हैं कि ट्रांसफार्मर अभी क्या है, नो लोड पे काम कर रहा है। तो इस समय ये इसकी सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी ये ओपन ही रहेगा, इस पर कोई लोड लगा हुआ नहीं रहेगा। तो इस समय कंडीशन में ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा, नो लोड पे ट्रांसफार्मर को कहा जाएगा। यदि इस पर हम लोग लोड लगा देंगे दोस्तों सेकेंडरी साइड पे, तो उसको फुल लोडेड ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। तो इस समय पूछ रहा है कि जो वोल्टेज होता है और ये करंट होता है, तो इसके दोनों बीच का एंगल कितना। ये तो अभी हम आप बता दिए कि ये 75 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग फेजर डायग्राम से समझते हैं। आई होप आपको फेजर डायग्राम का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आज से पहले ऐसा कोई नहीं समझाया होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट समझाने के तरीके से। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए हम एक वोल्टेज अप्लाई किए किस साइड में, प्राइमरी साइड में वोल्टेज दिए। अब इस वोल्टेज को नाम दे देते हैं भी, ये वोल्टेज है। अब इससे प्राइमरी साइड में वोल्टेज गया है, तो अब इसके कारण से उसमें करंट फ्लो होगा, तो उसके कारण से क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा। तो इस फ्लक्स को बनाने के लिए जो करंट आएगा, हम जैसे कि जानते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री लैग करता है, और इस करंट को हम लोग कहते हैं आई म्यू, मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं दोस्तों। अब इस समय दोस्तों क्या होगा ट्रांसफार्मर में, और नो लोड लॉस, जैसे कि आपका कॉपर ये कोर लॉस में जो आपका एडी करंट लॉस है या हिस्टेरिसिस लॉस है, इस पर लोड हो या ना हो वो तो लॉस होते रहेगा। चूंकि दोस्तों ये लॉस है, तो लॉस जो होता है एक रियल पावर होता है। तो रियल पावर रेजिस्टिव लोड में होता है, और रेजिस्टिव लोड में हम जानते हैं कि दोस्तों वोल्टेज और करंट इन फेज में होता है।
तो इस समय जो ये करंट होगा दोस्तों, ये इसका नाम दे देते हैं IW, वाटफुल करंट। तो ये करंट आपको लॉसेस करवाएगा। ये करंट आपको क्या प्रोवाइड कराएगा दोस्तों, लॉस जो कि आपका कोर लॉस में से एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस है, ये करंट आपको देगा। और ये आई म्यू क्या करेगा दोस्तों, ये आपका फ्लक्स बना के देगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन के लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अब इस दोनों को IW और I म्यू, यानी ये वाटफुल करंट और ये जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है, दोनों को हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ते हैं। तो ये पैरेललोग्राम मेथड होता है दोस्तों, इसको बनाइए और इस दोनों का जो ये एंड और ये एंड को आप लोग क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। तो इस समय देखिए दोस्तों, ये जो करंट आएगा तो ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। अभी देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक एंगल, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो और ये जो एंगल होता है दोस्तों, ये जो होता है, ये 75 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा लैग करता है, क्योंकि इसमें जो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है, वो वाटफुल करंट से डोमिनेट करता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप आगे से जब भी देखने को मिलेगा तो कभी आप गलती नहीं करेंगे। और इस समय जो दोस्तों इसका पावर फैक्टर आपसे पूछ ले, तो इस समय पावर फैक्टर आपको पूछ लिया भी, जैसे कि देखें दोस्तों कि ये जो एंगल है इस दोनों के बीच में 75 to 80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पावर फैक्टर PF जब हम इसका निकालेंगे दोस्तों, तो वो होता है cos फाइव। तो यहाँ पे फाइव कितना भी हमको देखने को मिला दोस्तों, 80 डिग्री। यानी cos 80 डिग्री का जब हम लोग गूगल अभी आप कर लीजिएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू आएगा 0.2, चूँकि लैग कर रहा था तो इसलिए 0.2 लैग आ जाएगा। यदि आपसे एंगल पूछे तो 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि दोस्तों ये आपसे पावर फैक्टर इसका पूछे तो नो लोड पे जो पावर फैक्टर है 0.2 to 0.3 लैक्स होता है। और दोस्तों इस समय जो लॉस होता है और जिसे नो लो लॉस कहते हैं, इसको मापने के लिए जो वाट मीटर यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है कि लैगिंग वाट मीटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग करता रहता है करंट इसमें। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी बातें हम लोगों ने बता दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन ऑन लोड ट्रांसफार्मर इज। एक ऑन लोड ट्रांसफार्मर का समग्र पावर फैक्टर डिपेंड करता है किस पर। ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ऑप्शन बी इज ऑलवेज लैगिंग, इज ऑलवेज यूनिटी, इज ऑलवेज लीडिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो किस बात पे निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है, पहले इसको समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता क्या है। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है और उसके सेकेंडरी साइड से फॉलो होने वाले करंट हैं, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, उसके कॉजी यानी कोसाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पावर फैक्टर कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग दोस्तों जानते हैं, यदि उस सेकेंडरी साइड में इंडक्टिव लोड लगा हुआ है तो उस समय करंट के लैग करता हुआ रहेगा। यदि उस पर हम लोग कैपेसिटिव लोड लगा दें तो उस समय क्या रहेगा दोस्तों, वो उसका करंट लीड करता हुआ रहेगा। यदि हम लोग दोस्तों उस पर हम रेजिस्टिव लोड कुछ लगा दें, कुछ हीटिंग एलिमेंट जैसे आयरन हो गया, वाटर हीटर हो गया, या कुछ भी इस टाइप का लोड लगा दें, तो उस समय दोस्तों करंट और वोल्टेज क्या होगा, इन फेज में होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि दोस्तों इज ऑलवेज जो लिखा हुआ है इसमें देखिए दोस्तों, ऑलवेज तो नहीं रहता, क्योंकि हमको लोड पता नहीं है फिक्स है या नहीं है। ये तो मुझे पता नहीं है ना कि हम तो रेजिस्टिव लोड भी लगा सकते हैं, इंडक्टिव लोड भी लगा सकते हैं, कैपेसिटिव लोड भी लगा सकते हैं। लोड तो हमारा फिक्स नहीं होता है। और जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, किस पे डिपेंड करता है, आपके लोड पे, किस टाइप के लोड है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑलवेज लैगिंग ही होगा, ऑलवेज यूनिटी ही होगा, ऑलवेज आपका लीडिंग ही होगा। तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा लोड लगाएंगे दोस्तों, हमको वैसा सेकेंडरी साइड में हमको पावर फैक्टर देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, यानी ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर जो होता है वो लोड पर निर्भर करता है। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको समझ में अच्छे से आया हुआ होगा। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। दोस्तों हम तो अभी जॉब कर रहे हैं और आपके साथ मिल के हम आपको भी रोज़गार दिला के रहेंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक मैंने 10 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम निकाली। ऑलरेडी मैं अभी गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हूँ दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वो लाइक्स कर दें, जिससे हमें क्या हो, एक हौसला बने रहे। इसलिए आपको अच्छा से अच्छा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने 15 में से कितना क्वेश्चन सही किया ये भी दोस्तों बताइएगा। और आप दोस्तों बताइएगा कि वीडियो में कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो, वो भी हमें सजेस्ट कीजिए दोस्तों। मैं ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।